डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, अपनी इस डायरी के कई केस की जानकारी मैं आपको दे चुका हूं, लेकिन आज जिस केस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं उसने मेरे दिमाग को घुमा कर रख दिया था। और मेरा यकीन कीजिए, जब इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा आपका दिमाग भी घूमने लगेगा। आप समझ नहीं पाएंगी चल क्या रहा है। लेकिन मेरी हालत सोचिए, जिसने इस केस को सुलझाया था, या कहूं मैं सुलझा पाया ही नहीं बल्कि इसमें फंस कर रह गया। सर्दियों का मौसम था, धुंध घिरी हुई थी और सुबह सुबह ऑफिस जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। चाय टेबल पर पड़ी हुई थी, लेकिन मेरी आंखें लैंडलाइन फोन पर ही थीं। सुबह सुबह 9 बजे हर बार फोन बजता है और जब भी फोन बजता है मुझे कोई नया केस मिल ही जाता है। पता नहीं कैसे, लेकिन आभास हो जाता है। और अब तो मैंने ऐसे केस सुलझाए थे, यकीन तो होना ही था। चाय की प्याली जैसे ही मैंने हाथ में ली, फोन रिंग करने लगा और मैं हंसा अपनी किस्मत पर। जैसे ही मैंने फोन उठाया, जानता था मैं किसी नए केस की जानकारी मुझे मिलेगी, लेकिन ऐसा केस मेरे हाथ में सौंपा जाएगा मैं सोच तक नहीं सकता था। केरल के जंगलों में मुझे जल्द से जल्द बुलाया गया था। जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा, एक ऐसा खुफिया केस जिसे इतने समय से बंद रखा गया था आखिरकार मुझे सौंपा गया। और सामने पड़ी उस लाश को देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उस आदमी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, लेकिन शरीर पर कोई जख्म के निशान नहीं थे। पीठ पर जले के निशान थे, जैसे जलाकर एक अजीब सा निशान बनाया गया हो। ये एक शैतानी निशान था। यहां पर कोई काला जादू करता है। मुझे लगता है काले जादू के कारण इसे मौत के घाट उतारा गया होगा। लेकिन पीछे खड़े इंस्पेक्टर, जिनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने अपनी टोपी उतारकर सर पर हाथ रखा हुआ, और मुझे उन्होंने कहा, जब आपको मैं इसकी जानकारी दूंगा ना, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मैंने उन्हें कहा, मैं ऐसे केस देख चुका हूं, आप यकीन नहीं करेंगे। और इंस्पेक्टर का कहना था, मेरा भी यकीन कीजिए, ऐसा केस आपने भी कभी नहीं देखा होगा। वो इतने भरोसे से कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा, तो बताइए मुझे, इसकी पूरी जानकारी दीजिए। वो इधर उधर झांकने लगे और फिर उन्होंने कहा, चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं, आपको वो फाइल थमानी होगी। उसके बाद आप इस केस के कर्ता धर्ता हैं। जैसा कई लोगों ने और कोशिश की है, आप भी कोशिश करके देख लीजिए। इस केस को अब तक सुलझाया नहीं जा सका है। पहुंच गया मैं पुलिस स्टेशन। मुझे कई सारी तस्वीरें दिखाई जा रही थी इसी लाश की, कि पीठ पर कैसे निशान हैं, ये लाश कहां पर पाई गई। गला घोंटकर उसे मारा गया है, लेकिन पीठ पर जो निशान हैं मारने के बाद बनाए गए हैं। मैंने कहा, ये काला जादू करने वाले लोग ना पागल होते हैं, ऐसी कोशिश वो करते ही रहते हैं। फिर उस पुलिस इंस्पेक्टर ने एक मोटी फाइल मेरे सामने रख दी। मैंने कहा, इतनी बड़ी फाइल? मुझे लगता है और भी कई कत्ल हुए हो सकते हैं। तो कितने कत्ल हुए हैं? उन्होंने कहा, 70 लोग मारे जा चुके हैं। अब ये केस आपको थमाया जा रहा है। इससे पहले कई डिटेक्टिव आ चुके हैं, कई पुलिस इंस्पेक्टर आ चुके हैं। पुलिस वाले कहें या आर्मी वाले कहें, हर किसी ने इस केस को सुलझाने की कोशिश की है, कोई सुलझा नहीं पाया है। रेकमेंडेशन है कि ये केस आपको थमाया जाए ताकि आप भी कोशिश करें, लेकिन मुझे शक है आप भी इस केस को सुलझा नहीं पाएंगे। ऐसा बिगड़ा हुआ या कहें उलझा हुआ केस आपने कभी नहीं देखा होगा। मैंने जब फाइल को खोला, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। 70 लोग इस जंगल में मरे हुए पाए गए। उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता
और पीठ पर ऐसे जलने के निशान बनाए गए होते हैं, जैसे जैसे लोहे की धातु से ऐसी कोई चीज़ बनाई गई हो, फिर उसे बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है और ऐसे लाश की पीठ पर लगा दिया जाता है। ये तो एक सीरियल किलर का काम है, लेकिन फाइल में जो जानकारी थी वो अजीब थी। 60 सालों में 70 लाशें इस जंगल में मिली हैं। 60 सालों से सीरियल किलर ये कत्ल कर रहा है और ऐसी लाशों को समय समय पर यहाँ फेंक कर चला जाता है और पकड़ा कोई नहीं जाता, सबूत मिलते ही नहीं किसी के खिलाफ। मैं देखने लगा उस फाइल को। 60 सालों से तो इस सीरियल किलर की उम्र कितनी होगी? 80 साल, 90 साल? ये चल क्या रहा है? इतने सालों से एक सीरियल किलर समय समय पर लोगों को मार रहा है और उसके बारे में अब तक कोई जानकारी जुटाई नहीं जा सकी है। तो इंस्पेक्टर ने मुझे कहा, आप सीरियल किलर की बात कर रहे हैं, जितनी लाशें हैं इनकी जानकारी जुटाई नहीं जा सकी है। ये कहाँ से आते हैं? वो कहाँ से ऐसे लोगों को पकड़कर यहाँ पर मारकर मौत के घाट उतार देता है कि पता ही हम नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कहा, ये चल क्या रहा है? चलो दोबारा जंगल में जाते हैं, मुझे उस जगह पर जाना है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लाशें मिल रही हैं। और इंस्पेक्टर मुझे उस खास जगह पर लेकर गए। 30 किलोमीटर का वो इलाका, यहीं पर सबसे ज़्यादा लाशें मिलती हैं। मैंने कहा, सर्च ऑपरेशन आपको करना होगा। उन्होंने कहा, 60 सालों में आपको पता है कितनी बार सर्च ऑपरेशन किए जा चुके हैं? 150 से 200 बार यहाँ पर ढूंढने की कोशिश हुई है, कोई अजीब चीज़ मिल जाए। कुछ अजीब नहीं मिलता, एक सबूत तक नहीं मिलता, कोई कपड़ा नहीं मिलता, कोई खून नहीं मिलता, बस लाश मिलती है। ऐसे गला घोंट कर मारा जाता है और उसके बाद पीठ पर निशान बना दिया जाता है। इंस्पेक्टर ने यह केस अब मुझे थमा दिया था और मुझे ये भी कह दिया था, आपको मेरी मदद की ज़रूरत हुई तो मैं आपके साथ ही हूँ। अब आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, मैं आपको पूरी परमिशन देता हूँ। फिर क्या था, उसके बाद मैं फाइल में खंगालने लगा। कभी किसी पर तो शक रहा होगा ना, क्या वो अब भी जिंदा होगा? तो एक आदमी के बारे में बार बार कई पेजेस पर लिखा हुआ था। काले रंग के कपड़े पहना होता है वो आदमी, टोपी भी ली होती है, आंखों पर काले रंग के चश्मे पहने होते हैं। इस जंगल के आसपास के गांव में उस आदमी को देखा गया। कोई उससे बात करने की कोशिश करे तो वो किसी से बात नहीं करता, कुछ समय रुकता है और वहां से चला जाता है। कहाँ जाता है किसी को नहीं पता, लेकिन उस पर पुलिस वालों को हमेशा से शक रहा है। 60 सालों से उस आदमी को कई बार देखा गया। हो सकता है वो एक ही आदमी हो सकता है पीढ़ी दर पीढ़ी एक परिवार ये काम कर रहा हो। मुझे तो ये सही लगता है, क्योंकि एक आदमी 60 सालों तक ऐसा काम नहीं कर सकता कि पकड़ा ही ना जाए। एक परिवार मिलकर ये काम करता होगा, या कई लोग, हो सकता है ये कहीं और से लाए गए वो लोग हैं जो गैंगस्टर्स के हत्थे चढ़ जाते होंगे या किसी और इलाके से आते होंगे। लाशों को यहाँ पर फेंक दिया जाता है, लेकिन फेंका क्यों जाता है? इन्हें दफनाया क्यों नहीं जाता? और निशान क्यों बनाए जाते हैं? मेरा तो दिमाग घूमना शुरू हो गया है। उस फाइल को लेकर मैं घर तक पहुंच गया था। एक एक तस्वीर को देख रहा था जो पिछले समय से इस फाइल में डाली गई थी, लेकिन कुछ तस्वीरें तो मौजूद नहीं, पेंटिंग्स बनाई गई थी, क्योंकि 60 साल पहले कुछ लाशें ऐसी थी जिनकी तस्वीरें खींची नहीं जा सकी। बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो पुलिस वालों ने जो जो देखा बाद में उसकी पेंटिंग बनवाई और उसे फाइल में लगाया हुआ था। यह केस काफ़ी उलझा हुआ है, कहाँ से शुरुआत करूं मैं समझ नहीं पा रहा था। अगर मैं गांव वालों से जाकर बात करने की कोशिश भी करूंगा तो 60 साल पहले ऐसे किसी आदमी को किसी ने देखा होगा, कोई जिंदा होगा गवाही देने के लिए। लेकिन पिछले 5-7 सालों में कितनी लाशें मिली हैं देखूं तो ज़रा। मैंने चेक किया, 15 लाशें। 5 से 7 सालों में 15 लाशें मिल चुकी हैं। और कितनी बार उस आदमी को देखा गया? तो 3 बार उस आदमी को देखा गया। किस किस गांव में देखा गया? मैंने वो नाम निकाल लिए और सबसे पहले अगले दिन मैं उसी गांव में गया। गांव वालों से जानना चाहता था उस आदमी के बारे में, और गांव का मुखिया खुद उस आदमी से मिल चुका था, जो चेहरा नहीं दिखाता, काले रंग के कपड़े पहने होता है, और वो इस गांव में 2 बार आया। मैंने मुखिया से बात की, आपको कैसा लग रहा था, किस तरह की चाल थी उसकी? तो मुझे मुखिया ने कहा, मुझे लगता है एक आदमी नहीं है,
वो अलग अलग आदमी हैं। एक बार तो जैसे निडर था, मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा और उसने चाकू निकाला था, मुझे डरा दिया। मैं पीछे हो गया। जब तक मैं किसी और को बता पाता वो जा चुका था। लेकिन एक खास बात है, हर बार वो बारिश की रात ही आया। मैंने फाइल में भी यही पढ़ा था, जितनी बार भी उसे देखा गया वो रात बारिश वाली रात थी। और ये एक संयोग नहीं हो सकता कि जब भी यहाँ पर भीषण बारिश होती है, अगली सुबह एक लाश मिलती है। तो बारिश से कोई ना कोई तो रिश्ता है। कैसे समझूं क्या रिश्ता हो सकता है? मुखिया ने मुझे बताया कि वो आदमी 2 बार आया था। एक बार सही तरह से चल रहा था, जबकि एक बार लंगड़ाता हुआ चल रहा और बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। मैं पहले ही उससे उलझ चुका था। 3 साल पहले तो दोबारा जब ऐसा कोई काले कपड़े पहने हुए, आंखों पर रात के वक्त चश्मा लगाए हुए मुझे नजर आया, मुझे लगा ये दोबारा किसी को नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि पहली बार पुलिस यहाँ पर आकर गई थी और मैंने गवाही दी थी। मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की। वो लंगड़ाता लंगड़ाता भाग रहा था। उसकी टांग पर चोट लगी हुई थी, लेकिन घने पेड़ों के बीच से वो निकल गया और उसका हम पीछा करने की कोशिश करते रहे। दोबारा उसे ढूंढ नहीं पाए। अब तक दोबारा वो नज़र नहीं आया है। और मैंने सुना है दूसरे गांव में ज़रूर वो नज़र आया था, और वो भी 6 महीने पहले। इस बातचीत से कोई खास फायदा नहीं हुआ। घर आकर फिर से मैं फाइल को खंगालने लगा। जानना चाहता था उन लोगों के बारे में, लेकिन 60 सालों से एक भी आदमी की जानकारी नहीं जुटाई जा सकी। जिन्हें मारा गया उन्हें कहाँ से लाया गया? क्या बाकी देशों से हमने बात करने की कोशिश की? हो सकता है बांग्लादेश से किसी को यहाँ पर लाकर मारा गया हो, या पाकिस्तान से, या किसी और देश से। ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसके बारे में जानकारी जुटाना मेरे लिए कोई आसान काम नहीं होगा। लेकिन पुराने आर्टिकल्स पढ़ने की कोशिश करता हूँ। शायद उनमें से कुछ ऐसा मुझे नज़र आ जाए जो मेरे काम का हो। 30 से 40 साल पहले उन आर्टिकल्स में बताया गया था कि कुछ केसेस को सुलझा लिया गया। यहाँ पर कई कबीले रहा करते थे। उन कबीले के लोग माना जाता था कि इंसानों के मांस को खाते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम ही था। तो उन कबीले वालों को पुलिस वालों ने पकड़ा था। उन्हें टॉर्चर करके सच पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन सच का पता तो नहीं लगा। लेकिन ये अंत में माना गया कि ये कत्ल उन्होंने ही किए। लेकिन उन सबको पकड़ने के बाद भी यहाँ पर लाशें मिलने लगी। तब पुलिस वालों को लगा ये उनका काम नहीं है, ये किसी और का काम है। और इसी तरह कुछ ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया जो जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाया करते थे। उन्हें पकड़कर जेल में डाला गया, लेकिन लाशें फिर भी मिलती रहीं। तो उन आर्टिकल्स को एक एक करके मैं पढ़ रहा था। फाइल में उन आर्टिकल्स को नहीं लगाया गया था। तो जितनी भी अखबारें थीं, उन सब अखबारों के वो आर्टिकल मैं पढ़ता गया। देखना चाहता था कोई ऐसी चीज़ जो काम की हो। अचानक एक आर्टिकल पर मेरी नज़र टिक गई। 1970s, जब यहाँ पर एक लाश मिली थी, उसके पास से कुछ सामान मिला था और एक डायरी को आगे करके एक पुलिस वाला तस्वीर खिंचवा रहा था कि यहाँ पर इस केस को हमने सुलझाया है, कातिल कोई था, ये सामान मिला है। और उस डायरी पर साफ साफ शब्द लिखे हुए थे 1988। ये वो डायरी थी जो 1988 में बनी। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। ये क्या? लेकिन 1970 में 1988 की ये डायरी क्या कर रही है? मैं एक बार तो पुराने सब सामान को दोबारा खंगालना चाहूँगा। इतने समय से वो सामान कहीं ना कहीं तो रखा होगा। मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो मुझे जानकारी मिली बहुत सारा पुराना सामान जिसे ख़त्म किया जा चुका है, नष्ट किया जा चुका है। क्योंकि अगर इतना पुराना वो सामान हम रखे रहेंगे तो हमारे पास जगह नहीं बचेगी। लेकिन फिर भी कुछ सामान तो होना चाहिए। एक बार मैं बस देखना चाहता था। यह काम कर गया। बहुत सारा ऐसा सामान था जो खराब हो चुका था। जैसे वो डायरी घुन के कारण शायद खराब हो गई होगी, उसे फेंक दिया गया होगा। लेकिन धातु की कुछ चीज़ें जो पुराने केसेस से जुड़ी हुई हैं, उन्हें अब भी संभाल कर रखा गया था। मैं एक एक करके उस सामान को देखता गया और एक बार में मेरा दिमाग घूम चुका था। 1970s
और 1975 में जितनी लाशें मिली उनके पास से कुछ ऐसा सामान भी मिला था जैसे चांदी के कंगन, लोहे के सिक्के। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी 1973 में जो लाश मिली उसकी जेब में 1995 का सिक्का कैसे? 1976 में जो लाश मिली उसमें 2007 वाला वो टॉर्च का हिस्सा कैसे? ये क्या चल रहा है? पुरानी लाशों के पास नया सामान मिला था? नहीं, मुझे लगता है यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। ये सामान अलट पलट हो गया होगा, लेकिन फाइल में तो कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। ये सामान उससे मिलता जुलता लगता है। नहीं, गड़बड़ हुई होगी, तो मुझे शुरू से पता करना होगा। अब पुराना सामान तो मुझे मिलेगा नहीं, तो नए सामान को दोबारा से देखने की कोशिश करता हूँ। पिछले 15 सालों से जितनी लाशें मिली हैं उनको अच्छे से खंगालता हूँ। वो लाशों का सारा सामान अच्छे से चेक करता हूँ। मैंने उस डिब्बे को घर लाकर एक एक चीज़ को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। कुछ डायरी ऐसी थी जिसमें डेट लिखी हुई थी 2027। एक डायरी जिसे देखते ही मुझे लगा ये क्या पागलपन चल रहा है? ये कातिल करता क्या है? जानबूझकर ऐसी चीज़ों को छपवाता होगा जो भविष्य की तारीखें जिन पर बनी होती हैं, या सच में यह कोई टाइम ट्रैवल का किस्सा तो नहीं? ये कातिल कत्ल करने के लिए टाइम ट्रैवल करता होगा। अगर ऐसा है तो ये लाशों के बारे में इसीलिए पता नहीं लगाया जा सका। भविष्य से आई लाश अगर इतिहास में मिले, उस इंसान की जानकारी कोई कैसे ढूंढ निकालेगा? मैं सीधा इंस्पेक्टर के पास पहुंच गया और उन्हें इस थ्योरी के बारे में बताया, लेकिन वो इस थ्योरी पर यकीन नहीं करने वाले थे। इसीलिए मुझे लगा मेरी बात पर यकीन कोई नहीं करेगा, मुझे सबूत जुटाने होंगे। और इसके लिए जिन लोगों की लाशें मिली हैं 60 सालों में उनका कोई इतिहास होगा ही। ऐसे चेहरे वाले और लोग होंगे, लेकिन ये ढूंढ निकालना इतना मुश्किल होगा मुझे पता नहीं था। पुराने आर्टिकल्स में जो लोग खोए हैं उनकी जानकारी मैं जुटाने लगा और एक एक करके जैसे जैसे मुझे तस्वीरें मिलती चली गईं, सब कुछ साफ होता चला गया। 1995 में मनोज नाम का एक आदमी गायब हुआ था जिसकी लाश मिली थी 1974 में, बिल्कुल वैसी ही जैसे वो उस समय में था। यानी कोई उसे वहां से निकालकर पीछे वाले समय में ले गया और वहां उसे मारकर उसकी लाश को फेंक दिया। तो उस समय के लोगों को इसके बारे में पता लगा ही नहीं और 94 में उसे ढूंढने की जितनी भी कोशिशें हुई नाकाम रहीं। उसकी लाश ढूंढी ही नहीं जा सकी। और एक एक करके जितनी भी लाशों की जानकारी मैं जुटाता चला गया, ये मुझे पता चलता चला गया कि हर एक आदमी जो गायब हुआ था उसकी लाश अलग समय में इस जंगल में फेंकी गई। चाहे जितनी रिसर्च कर लो, आप उसकी जानकारी कैसे जुटा पाएंगे जो आपके समय का हो ही ना। अपने घर में बैठा हुआ उन आर्टिकल्स को, उन तस्वीरों को मैं देखता हुआ अपने सर को पकड़कर बैठा हुआ था। सोच रहा था अब इसमें कदम आगे कैसे बढ़ाऊंगा। किसी को पूछने से फायदा नहीं होगा क्योंकि किसी के पास इसका जवाब नहीं होगा। और काले कपड़ों वाला वो आदमी जो अपना चेहरा नहीं दिखाता, यकीनन वो किसी और समय से आता होगा। जो इंसान किसी को दूसरे समय में ले जाकर मार सकता है वो तो कुछ भी कर सकता है। हो सकता है हमारे बीच ही वो हो सकता है पुलिस स्टेशन में काम करने वाला वो कोई पुलिस वाला हो, कोई भी हो सकता है। तो मैं किसी पर यकीन नहीं कर सकता क्योंकि ये जानकारी अगर मैं बाहर लाऊंगा तो उस कातिल को इसके बारे में भविष्य में पता लग सकता है और हो सकता है इतिहास में आकर वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। तो ये जानकारी मुझे खुद तक रखनी होगी। ऐसे केस मैं पहले भी देख चुका हूं, लेकिन इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। अगर कोई टाइम ट्रैवल कर रहा है तो उसे टाइम मशीन की ज़रूरत भी होगी। और टाइम मशीन कैसे इस्तेमाल की जा सकती है, कोई थ्योरी तो होगी ना। इसके लिए मुझे किसी वैज्ञानिक से मिलना होगा और डॉक्टर जयप्रकाश इसके लिए सबसे अच्छे थे। बेहतरीन मैथमेटिशियन, फिजिक्स के प्रोफेसर,
इसके बारे में कई आर्टिकल्स में इंटरव्यू दे चुके थे। मैं उनके पास पहुंच गया। इस थ्योरी को घुमाकर मैं समझाना चाहता था। उन्हें यह नहीं बताना चाहता था कि ये जो कत्ल हुए हैं ये किसी टाइम ट्रैवलर ने किए हैं। बस उनसे इस थ्योरी के बारे में जानकारी चाहता था। मैंने उनसे पूछा, मैं एक थ्योरी आपके पास लेकर आया हूँ, मुझे बस जवाब चाहिए। आपके हिसाब से क्या ऐसा हो सकता है? यानी अगर मैं कोई टाइम मशीन बना लूँ और मैंने कोई कत्ल किया है, अगर मैं उस लाश को इतिहास में कहीं फेंक कर आ जाऊँ तो उसके बारे में कोई जानकारी जुटा ही नहीं पाएगा, और मेरे खिलाफ अगर कोई सबूत मिलते भी हैं तो मुझे कोई पकड़ेगा कैसे, क्योंकि उस समय मैं वहां पर मौजूद होऊंगा ही नहीं। तो जयप्रकाश मेरी आंखों की तरफ देखकर कहने लगे, काफी कॉम्प्लिकेटेड आइडिया है। हाँ, लेकिन इसके लिए जो टाइम मशीन होगी वो तो पकड़ में आ ही जाएगी ना। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी एक टाइम मशीन, तुम्हें लगता है तुम कोई घड़ी पहनकर उसमें बटन दबाओगे और किसी भी समय में पहुंच जाओगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर पोर्टल एक तरफ से बना है तो पोर्टल दूसरी तरफ से भी बनेगा। यानी एक घड़ी के जरिए ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें इतिहास में भी वैसी मशीन बनानी होगी, भविष्य में भी वैसी मशीन बनानी होगी। तो भविष्य की उस मशीन से तुम इतिहास में उस जगह जा सकते हो और बीच वाला सारा समय कभी भी कवर कर सकते हो। तो ऐसी मशीन कोई छोटी मशीन तो हो नहीं सकती, कोई बड़ी मशीन होनी चाहिए। तो सबूत तो बच गया ना, यानी बड़ी मशीन। तो अगर उस बड़ी मशीन को ढूंढा जा सकता है तो तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा सकते हैं। उनकी बातों ने मेरी आंखें खोल कर रख दी। फिर भी एक सवाल उनसे मैं और करना चाहता था। लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास वो मशीन है, लेकिन मैंने भविष्य में बनाई है, यानी मैं इतिहास में फिर नहीं जा सकता। तो इतिहास में जाने के लिए मुझे क्या करना होगा जब मशीन बनी ही ना हो? उसके बारे में कोई थ्योरी आप बता सकते हैं? क्योंकि मान लीजिए मैंने आज मशीन को बनाया, लेकिन मैं उस लाश को इतिहास में फेंकना चाहता हूं और उस समय मैंने उस मशीन को बनाया ही नहीं था, तो कैसे करूंगा ये? और अभी मैंने कोई समझो कत्ल कर दिया है, तो बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं एक कातिल के नजरिए से सोचना चाहता हूं। आप बस मुझे अपनी थ्योरी बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा, इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी, यानी एक बहुत ऊर्जा वाला पोर्टल जो अपने आप कुदरती तौर पर बने। तो ऐसा पोर्टल अपने आप कैसे बन सकता है? तभी मेरा दिमाग घूमा और मैंने कहा, बादलों से निकलने वाली बिजली। मान लीजिए बिजली बादलों से निकले और किसी खास समय में एक पोर्टल बना हो और हम उसका कोई इस्तेमाल करें, क्या ऐसा हो सकता है? तभी उन्होंने चुटकी बजाई और कहा, हाँ, बिजली। जब बादलों से बिजली धरती पर गिरती है तो जिस जगह वो बिजली छूती है वहां पर एक छोटा पोर्टल जिसका निर्माण हो जाता है। तो ऐसे तो हम किसी भी समय में जा सकते हैं, यानी कि तुम मशीन को उस पोर्टल के जरिए उस समय में पहुंचा दो और बीच वाला सारा समय कवर हो जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा पीछे तुम नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि ऐसा ना हो तुम ऐसे समय में चले जाओ जब उस जगह बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही हो या जंग चल रही हो। इससे पहले कि तुम दोबारा उस मशीन का इस्तेमाल करो, उससे पहले ही तुम मारे जा सकते हो। तो तुम इस टाइमलाइन को छोटा रखने की कोशिश करोगे जिससे तुम बचते रहो। बस फिर क्या था, सब कुछ समझ में आ गया। 60 सालों का इस्तेमाल किया गया है, किसी ने टाइम मशीन का निर्माण किया है और 60 साल पहले यकीनन एक खास तारीख को बिजली गिरी होगी और उस पोर्टल का इस्तेमाल किया गया और इतिहास की सारी जानकारी जुटाई गई कि यहाँ पर कुछ भी बुरा ना हुआ हो। फिर क्या, सब कुछ समझ में आने लगा। लेकिन मैं डॉक्टर जयप्रकाश से इतना जानना चाहता था कि जब हम इतिहास में कोई छेड़छाड़ करते हैं तो उससे क्या भविष्य नहीं बदलता? यानी अगर मैं इतिहास में जाकर अपने दादा को मार दूं तो मेरे पिता का मान लो जन्म नहीं हुआ तो मेरा भी जन्म नहीं होगा। तो ये पैराडॉक्स आप कैसे समझाएंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं अपने दादा को मार दूंगा तो मानो तो मैं पैदा ही नहीं होऊंगा, तो ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, हो ही नहीं सकता। यही तो समय चक्र है। तुम जितनी कोशिश कर लो अपने दादा को नहीं मार पाओगे। थ्योरीज तो बहुत बनाई जाती हैं कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, लेकिन समय का एक बार निर्माण हो चुका है और अगर तुम टाइम ट्रैवल करते हो, समय वैसा ही चलेगा जैसा हमेशा चलता आया है और उसमें तुम्हारा भी कोई रोल होगा। यानी तुम्हारी समय यात्रा पहले से लिखी गई होगी। समय एक बार बनता है, शुरुआत से लेकर अंत तक, और जिन घटनाओं को हम जी रहे हैं
इसका निर्माण पहले से हो चुका है, हम सिर्फ किरदार हैं। इसके बाद मैं घर आ गया था, दोबारा उस फाइल को खंगाल रहा था। 60 साल पहले जब पहली लाश मिली थी, उसकी एक दिन पहले यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आया था और बार बार ज़मीन पर बिजली गिरी थी और इतनी ज़्यादा बार पहले कभी नहीं गिरी थी। तो इससे उस पोर्टल का निर्माण हुआ होगा जिसका इस्तेमाल उस टाइम ट्रैवलर ने किया होगा। लेकिन ये पहली लाश सबसे अजीब क्यों थी? जो सबसे पहली लाश मिली थी उसमें ना सिर्फ पीठ पर वो जले के निशान थे, बल्कि पूरे के पूरे चेहरे को जला दिया गया था और सर में गोली भी मिली थी। इसके बाद जितनी भी लाशें मिली, हर किसी को गला घोंटकर मारा गया था और उसके बाद पीठ पर निशान बनाया गया। लेकिन जो सबसे पहली लाश मिली उसे गोली से भी मारा गया, चेहरे को भी जलाया गया और पीठ पर पागलों की तरह जैसे बार बार गोद कर निशान बनाए गए। लेकिन क्या यह वही कातिल था या कोई और हो सकता है? या पहली बार उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था और उस पर उसने गुस्सा निकाला? तो सबसे पहले मुझे उसकी जानकारी निकालने की कोशिश करनी चाहिए। वो आदमी कौन था? क्या भविष्य में कोई और गायब हुआ जो उससे मिलता जुलता था? मैंने जितनी भी कोशिश की उस रात मैं कुछ भी ढूंढ नहीं पाया। आखिर सबसे पहली मिली लाश किसकी होगी? अब मैं उस जंगल में एक ऐसी मशीन ढूंढना चाहता था जिससे टाइम ट्रैवल किया जा सके और किस जगह पर बिजली गिरी थी। इसकी जानकारी जुटाना कोई आसान काम नहीं होगा और इसे तो इतिहास में कवर भी नहीं किया गया होगा। बिजली जहां पर गिरे उसके बारे में कोई खास आर्टिकल नहीं छापा जाता और इतनी ज़्यादा बार अगर बिजली गिरी हो उस जंगल में तो उसके बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं होगा। 60 साल पहले वाली वो बात जंगल में मुझे ढूंढ निकालना था, क्योंकि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इस जंगल में 200 बार हो चुका था। तो मुझे कुछ ऐसा ढूंढना था जिस पर किसी का ध्यान ना गया हो। कोई ऐसी जगह, कोई झोंपड़ा हो सकता है, कोई गुफा हो सकती है, कोई भी जगह जहां पर कोई पुरानी मशीन पड़ी हो या जहां पर कोई रिसर्च चल रही हो। उस जंगल में ढूंढना मैंने शुरू कर दिया और ये जानकारी मैं किसी को देना नहीं चाहता था। जानता था मैं खतरे में हूं। अगर उस कातिल के हत्थे मैं चढ़ गया तो मेरे साथ कुछ भी बुरा कर सकता है। जिसके पास एक टाइम मशीन हो सकता है उसके पास भविष्य के कुछ ऐसे हथियार भी हों जिससे वो मुझे नुकसान पहुंचा सके। उस जंगल में अकेला ढूंढ रहा मैं ऐसी जगह, 30 किलोमीटर का वो इलाका, इसके आसपास कहीं ना कहीं तो होगी ऐसी जगह। इसीलिए वो लाशों को यहीं पर फेंकता है और हर बार अलग समय में फेंकता है ताकि पकड़ा ना जा सके। रात भर मैं ढूंढता रहा, लेकिन वहां पर कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां पर कोई मशीन रखी गई हो। कई झोंपड़े मिले जो पूरी तरह से गल चुके थे। 2-3 गुफाएं मिली जो बंद ही थी, लेकिन वहां पर कुछ नहीं मिला। तो ऐसी जगह ढूंढने में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, ये तो मैं समझ गया था। लेकिन जब लाशें मिलती हैं तो कभी कभी तो कुछ महीनों बाद मिलती हैं, तो कभी कभी सालों बाद मिलती हैं। कितने समय तक मैं इंतज़ार करता रहूँगा? मुझे इस केस से हटा दिया जाएगा और फिर से ये फाइल बंद हो जाएगी। जब लाश मिलती है इस फाइल को दोबारा खोला जाता है, एक लाश उसमें जोड़ दी जाती है, लेकिन उसके बाद फिर से कुछ समय बाद उस फाइल को बंद कर दिया जाता है। शायद कातिल यही चाहता होगा, लेकिन इन लोगों को वो क्यों मार रहा होगा ये समझना था मुझे। शायद उसके बाद उस जगह को ढूंढ पाऊंगा। फिर से अब जो लोग गायब हुए उनके इतिहास की जानकारी ढूंढने लगा, ना कि जिनकी लाशें मिली, क्योंकि लाशें तो अलग समय में मिली। तो मैं गायब हुए लोगों के घर वालों से मिल रहा। उनके कितने दुश्मन थे, वो कर क्या रहे थे, और क्या वो किसी ऐसे वैज्ञानिक शोध से जुड़े हुए थे जिसमें समय यात्रा या फिजिक्स के कुछ थ्योरीज जुड़ी हुई हों। लेकिन कई लोग बहुत साधारण थे, जैसे कि केले का ठेला लगाने वाला एक आदमी, स्कूल में पढ़ाने वाला एक साधारण टीचर जो कि सिर्फ किंडरगार्टन में पढ़ाता था। तो ऐसे लोगों से कोई दुश्मनी निकालने की कोशिश क्यों करेगा या उनसे कोई फ़ायदा क्यों चाहेगा? इनका जुड़ाव तो किसी के साथ नहीं लगता। और जितने भी गायब हुए लोग थे जिनकी लाशें मिली हों, आपस में किसी का भी कोई रिश्ता नहीं था। मैं सच में अपने सर के बाल खींचने तक आ गया था। ऐसा केस जहां
कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतना जरूर पता लग गया है कि कोई है जो समय यात्रा करके ये सब कर रहा है, लेकिन उसे पकड़ूं कहां से? कहीं ना कहीं से तो उसने शुरुआत की होगी। अब भी हो सकता है हमारे बीच मौजूद हो और किसी और शिकार का इंतजार कर रहा है, लेकिन कैसे ढूंढूं उसे? अब मैं दोबारा सुबह के वक्त उन गांवों के पास पहुंच गया। दोबारा उन गांव वालों से बात करना चाहता था। इस बार कुछ अलग जानना चाहता था। मैं ये सवाल नहीं पूछ रहा था कि वो काले कपड़ों में आदमी किस तरफ से आता था, बल्कि ये पूछ रहा था कि वो गया किस तरफ। उन्होंने कहा कई बार वो सामने वाले पेड़ों के पास जाता हुआ नजर आया और उसके बाद गायब हो गया। मुखिया ने भी कुछ ऐसा ही बताया। फाइल के अंदर भी यही लिखा हुआ था। जब कई बार उन गांव में वो काले कपड़े वाला नजर आया, किस तरफ गया वो बताया गया और दिशा के बारे में मुझे पता लग गया। तो उस जंगल से उसी दिशा की तरफ मैं बढ़ने लगा। मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी उस तरफ बढ़ते बढ़ते मैं एक तालाब तक पहुंचा। एक ऐसा तालाब जिसका पानी सबसे ज्यादा बदबू मारता है। किसी को नहीं पता उस तालाब से इतनी ज्यादा बदबू क्यों आती है, लेकिन कोई उसके पास जाना नहीं चाहता। कई लोगों का मानना है कि शायद इसमें कई जानवर मर जाते होंगे जिस कारण ज्यादा बदबू आती है, लेकिन बाकी तालाबों में ऐसा क्यों नहीं होता। तो मुझे उसी समय शक होने लगा, इस तालाब के साथ कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है। उस तालाब में कोई सोच सकता है कि छलांग लगाकर तैरा जाए। मैं ये कोशिश करना चाहता था, क्योंकि वो आदमी जब भी लोगों को नजर आया बारिश वाली रात नजर आया और हमेशा उसके कपड़े भीगे हुए ही थे। ये बारिश के कारण भीगे थे या ऐसे तालाब के अंदर से निकला भी तो वो हो सकता है। इसीलिए उस गंदे पानी के अंदर तैरता हुआ नीचे देखना चाहता था कोई जगह। क्या यहाँ पर किसी मशीन को छिपाया हो सकता है? और यहाँ काम बन गया। जैसे ही उस तालाब में तैरते तैरते 4 बरगद के पेड़ जो बिल्कुल साथ साथ में लगे हुए, उसके नीचे मुझे एक छोटी सी गुफा नजर आई। लेकिन उस गुफा में घुसने के लिए मुझे पानी के अंदर से निकल कर जाना था। लेकिन आगे सांस लेने में कोई परेशानी तो नहीं होगी, ये मैंने सोचा। लेकिन जैसे ही मैं तैर कर दूसरी तरफ पहुंचा, आगे एक पहाड़ी इलाका था। वहां तक पहुंचकर मैंने गुफा पाई जो आगे की तरफ जा रही। जैसे जैसे आगे मैं बढ़ता जा रहा, यह साफ था खरोंचने के निशान, कई कपड़े जो फटे हुए बहुत पहले के पड़े होंगे, खून से सने हुए मुझे नजर आ गए। लेकिन मैं पैरों के निशान साफ करता जा रहा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे पैरों के निशान यहाँ पर बने। जो इंसान समय यात्रा कर सकता है, भविष्य में अगर उसे पैरों के निशान इस जगह नजर आ गए तो वो इतिहास में मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। और डॉक्टर जयप्रकाश की बात कि समय एक बार लिखा जा चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन मेरा मानना है इतिहास में बदलाव भविष्य में बदलाव लाते हैं। इसीलिए पैरों के निशान मिटाता मिटाता उस सुरंग में, उस गुफा में पीछे तक पहुंचकर मैंने उस मशीन को ढूंढ लिया। पूरा का पूरा एक कमरा बनाया गया था, ऐसी मशीन जो बेहद अजीब थी। और वहां पर एक बड़ा ड्रम रखा गया था। उस ड्रम के ऊपर केमिकल वेस्ट का निशान बना हुआ। लेकिन कैसा केमिकल वेस्ट, उसे खोलकर मैं देखना नहीं चाहता था, ना इसे यहां से बाहर निकालना चाहता था। अगर किसी को शक हुआ, ये बात लीक हुई, सबसे पहले मैं मरूंगा। अब यहां कितना समय मुझे इंतजार करना होगा, ये मैं सोचता जा रहा। लेकिन ये जानता था एक समय यात्री समय समय पर ही आएगा। मेरे लिए तो ये 1 साल हो सकता है, 5 साल हो सकते हैं या 10 साल भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए 1-2 मिनट का ही काम होगा। बस कभी भी किसी भी समय में जाना और बाकी वक्त अपना काम करते रहना। तो अब क्या करूं? यहाँ रुकने से फायदा तो नहीं होगा, लेकिन ये मशीन कैसे काम करती है, मुझे डॉक्टर जयप्रकाश से इसकी जानकारी निकालनी होगी। तो यहाँ से जैसे ही मैं बाहर निकला, उसके बाद ये जानकारी मैं सिर्फ डॉक्टर जयप्रकाश को देना चाहता था। लेकिन डर ये भी था कहीं वो इस जानकारी को लीक ना कर दे। इससे उनकी जान को खतरा भी होगा, साथ में मेरी जान को खतरा भी होगा। तो और क्या किया जा सकता है? अगर मैं इंस्पेक्टर से ये बात करूं, मुझे वो समझदार लगते हैं
और उन्हें मैं कहूँगा कि ये जानकारी बाहर नहीं जानी चाहिए। एक समय यात्री आपको नुकसान पहुँचा सकता है। इस जगह के बारे में बताऊँगा, फिर देखता हूँ इस चीज़ को गुप्त रखते हुए भविष्य में हम क्या बदलाव ला सकते हैं। कभी ना कभी तो वो निकलेगा। एक इंस्पेक्टर को अगर इसके बारे में पता होगा तो भविष्य में तो वो पकड़ ही लेंगे ना, चाहे मैं यहाँ पर रहूँ या ना रहूँ। मैं सीधा इंस्पेक्टर के पास पहुँचा और उन्हें इस पूरी थ्योरी के बारे में बता दिया। भले ही वो इस पर यकीन नहीं कर रहे, लेकिन उनका मानना था कि एक बार वो उस जगह को देख ले और उसके बाद वो यकीन करेंगे। लेकिन मैंने कहा उस जगह पर जाना सुरक्षित नहीं होगा। आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, अगर आप उस जगह गए, गलती से एक सबूत आपने छोड़ दिया, आपको भविष्य में मारा जा सकता है और भविष्य फिर बदल सकता है। अगर मुझे कुछ हो गया फिर से वो कातिल बचा रह जाएगा। तो इंस्पेक्टर ने कहा, मुझे इस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई है, कोई मुझे टॉर्चर भी करे मैं सच नहीं बताऊंगा। तो ये बात दो लोगों के पास रहेगी, चाहे हम दोनों में से किसी को कुछ हो जाए, दूसरे के पास तो जानकारी रहेगी। एक बार मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ। मैं उन्हें मना कर रहा, लेकिन वो अकेले जाना चाहते थे, जब तक मैं फाइल में कुछ और सबूत ढूंढने की कोशिश करता हूँ। लेकिन वो रात बारिश वाली रात थी। मुझे डर लग रहा और अगली सुबह जैसा मैंने सोचा वैसा हो गया। इंस्पेक्टर की लाश जंगल में मिली और पहली बार किसी की लाश मिली थी बिना कपड़ों के, पीठ पर निशान थे, गला घोंटा गया था, लेकिन पहचान हुई। इससे पहले लाशों की पहचान नहीं होती थी, इस बार पहचान हुई। और इंस्पेक्टर की लाश देखने के बाद मुझे घबराहट हो रही, लेकिन फिर मेरा दिमाग काम करने लगा। उन्होंने किसी को बताया नहीं होगा, तो इसका भविष्य क्या हुआ होगा जो भविष्य में उसने ये जानकारी ढूंढ निकाली। तो ये इंस्पेक्टर यहाँ गए होंगे, उसके बाद उस मशीन को देखा होगा और ये चुप नहीं रहे होंगे। इन्होंने लोगों को बताया होगा, बाकी पुलिस वालों को बताया होगा और ये एक बड़ी खबर बन गई होगी। तो भविष्य में वो जो आदमी होगा ये जानकारी निकाल चुका होगा और उसने इंस्पेक्टर को मार दिया ताकि ये खबर कभी बाहर निकल ही ना पाए। तो वो भविष्य की जानकारी रखता है, तो मैं ऐसे केस को सुलझाऊंगा कैसे? अगर उस कातिल को मैंने पकड़ भी लिया तो वो पहले ही भविष्य में जा चुका होगा। अगर मैं उसे पकड़ूंगा, मेरा नाम बाहर आएगा, तो इतिहास में मेरा कत्ल करके वो भविष्य में खुद को हमेशा के लिए सुरक्षित रखे रहेगा। कोई उसे पकड़ नहीं सकता, कोई उसे मार नहीं सकता। वो अपने साथ घटी हर घटना की जानकारी भविष्य में जानता होगा। ऐसे कातिल को कैसे रोका जा सकता है? अपने बेड पर बैठा हुआ आंखों में आंसू आ गए थे। शायद जो भविष्य को जानता है, समय यात्रा कर सकता है, वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। उसे कोई कैसे रोक सकता है? उसे तो ये भी पता होगा कि उसे मारने की कोई कोशिश करेगा, जाल बिछाएगा तो कैसा जाल होगा, उसके साथ क्या हो सकता है, वो हर जानकारी रखे होगा। आखिर उसे मैं कैसे रोकूंगा? सोच में पड़ा हुआ पूरी रात सोचता रहा और सुबह तक मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। सुबह उठते ही मैंने ठान लिया, मैं उस टाइम मशीन का इस्तेमाल करूंगा। मैं उस समय में जाऊंगा जब इसकी शुरुआत हुई। शायद वहां से इस कातिल को रोका जा सकता है। कुछ ना कुछ तो किया जा सकता होगा ना। एक बार देखूं तो सही है कौन, उसके बाद आगे की सोचूंगा। मैं पहुंच गया उसी जगह। उसके बाद एक बार उस मशीन को ऑन करके मैं इतिहास में जाना चाहता था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि ये मशीन ऑन रह जाए, क्योंकि इस मशीन को चलाने के बाद वापस आकर ही आप इसे बंद कर सकते हैं। तो मैंने सोचा मैं इस तरीके से काम करूंगा कि इसे प्री डिटरमाइंड 5 मिनट बाद बंद होने के लिए छोड़ जाऊंगा। ये बंद हो जाएगी, कोई सबूत नहीं बचेगा कि मैंने इसका इस्तेमाल किया। इतिहास में भी वापस आने के लिए मैं इसका ऐसे ही इस्तेमाल करूंगा ताकि किसी को पता ना लगे। लेकिन मेरे पास समय कम होगा। देखूं तो सही उस समय में कातिल है कौन। फिर मैंने उस मशीन को ऑन किया, जो काफ़ी आसान था। डॉक्टर जयप्रकाश से बहुत कुछ जान चुका था मैं। यहाँ पर इस मशीन को ऑन करते ही पहुँच गया मैं उसी समय 60 साल पहले, जब पहला वोटेक्स बना था।
समय का वो वोर्टेक्स जब बिजली 5 बार लगातार एक जगह पर गिरी और यहाँ पर एक केंद्र बना, और फिर मैं सबसे पहले उस जगह पहुंचना चाहता था जहां पर सबसे पहली लाश मिली थी। आखिर उस लाश का क्या चक्कर है? जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा, अभी वहां कोई लाश नहीं थी, इसीलिए मेरी सांस रुकी हुई। जानना चाहता था आखिर वो लाश किसकी होगी, जिसका चेहरा जला हुआ होगा। मैं तो नहीं। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक आदमी ने मुझ पर हमला कर दिया। काले कपड़े पहने, शायद ये वही आदमी था। जैसे ही उसने मेरे गले को पकड़ा, मैंने उसके चेहरे से वो हुडी उतार दी। लेकिन ये मेरी गलती थी। मैं खुद को बचा सकता था, लेकिन मैंने खुद को बचाने से ज़्यादा अच्छा उसका चेहरा देखना समझा। मैंने उसकी हुडी उतार डाली, मास्क उतार डाला, चश्मा उतारा। वो मेरा गला घोंट रहा था, लेकिन उसने मेरी बाजुओं पर अपने घुटने रख दिए। अब मैं हिल नहीं सकता था। उसने मेरी गर्दन को जकड़ा हुआ। मैं कमज़ोर महसूस कर रहा, और तब उसने हंसते हुए कहा, तुम मुझे रोकने के लिए आए हो। मुझे लग ही रहा था कोई ना कोई मुझे रोकने के लिए ज़रूर आएगा। बड़ी आसानी से ये कत्ल मैं करता जा रहा हूँ। इतने सालों से ये कत्ल मैंने बड़ी आसानी से कर दिए। 60 साल। क्या तुम 60 सालों का बदला लेने आए हो ना? देख लिया उस गुफा से निकलते हुए। मुझे शक था, मुझे कितने समय से शक था कि कोई मुझे रोकने की कोशिश तो कर ही सकता है। इसीलिए एक बार यहाँ आकर देखना चाहता था। लेकिन अब तो मैं मार डालूंगा तो मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। 60 सालों में ये कत्ल हुए ना, लेकिन मैंने ये सिर्फ 1 साल में किए। मज़ा आता है मुझे, हर रोज़ ऐसा करने में मज़ा आता है। मैंने उससे सवाल पूछा, क्यों? तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उसने कहा, मुझे नहीं पता। बचपन में मुझ पर किसी ने हमला किया था। उसके बाद से मैं हर रोज़ बहुत ज़्यादा रोता, बहुत ज़्यादा चिल्लाता। इसी जंगल में मेरे ऊपर हमला हुआ था, शायद इसी समय में। मुझे नहीं पता किसने किया होगा, लेकिन मैं वो जानना नहीं चाहता था जिसने भी किया हो। लेकिन मेरा भविष्य तो बना दिया ना। धीरे धीरे खुद को मैंने मजबूत किया। तो उस आदमी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने मुझ पर हमला किया था। फिर मैं गुस्से में आने लगा। मुझे बदला चाहिए था, लोगों को मारना था, लेकिन दिमाग तेज चलता है मेरा। किसी को मारूंगा तो सबूत रह जाएंगे, मैं पकड़ा जाऊंगा और मारा जाऊंगा। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी समय यात्रा करने वाली मशीन बना लूं, तो ऐसी मशीन जिसमें कत्ल करने के बाद, किसी को मारने के बाद जो मुझे गला घोंट कर मारने में बड़ा मजा आता है, लाश को किसी और समय में फेंकना, बस ये काम करना चाहता हूं मैं। बस यही काम पसंद है। और 1 साल में पिछले इतने सालों का सारा बदला लिया है मैंने। उस आदमी की उम्र 70 साल थी, लेकिन अब भी हट्टा कट्टा और तगड़ा। किसी तकनीक का इस्तेमाल उसने अपने शरीर पर भी किया था, और उसने खुद बताया, मेरी उम्र भले ही 70 साल है, लेकिन मैं 40 साल की तरह तगड़ा हूँ। ये हो रहा है केमिकल वेस्ट की वजह से। यही केमिकल वेस्ट जो कि एक न्यूक्लियर प्लांट से निकलता है, उसे वेस्ट माना जाता है, लेकिन समय यात्रा करने के लिए वो फ्यूल है। एक ऐसी यूरेनियम, एक ऐसी चीज जो एक समय में इस्तेमाल भी की जा सकती है, लाखों सालों तक इस्तेमाल भी की जा सकती है, लेकिन जब हम उसका जल्दी इस्तेमाल करते हैं तो वो एक समय यात्रा ही होती है। भविष्य में इस्तेमाल होने वाली चीज का इस्तेमाल पहले कर लेना, तो उस केमिकल वेस्ट का इस्तेमाल, न्यूक्लियर वेस्ट का इस्तेमाल एक टाइम मशीन में किया जा सकता है। और वो टाइम मशीन की जानकारी मुझे उसने दी थी जिसने मुझ पर हमला किया था। मैं तुम्हें सच क्यों बता रहा हूं? किसी को तो बताना है, किसी को तो बताना है। तुम यहां तक पहुंच पाए तो तुम्हें सब कुछ जानना होगा ना। तुम हो कौन? डिटेक्टिव होगे जो यहां तक पहुंच गए। ये देखो, ये किताब, ये मुझे दी थी उस इंसान ने जिसने मुझ पर हमला किया। मुझे प्रोत्साहन दिया कि बेवजह किसी को मारने में भी मजा आता है। तभी पीछे एक पेड़ के पास एक बच्चा नजर आया। मैं नहीं चाहता था ये उस
बच्चे पर हमला करे। उसने मेरी एक बाजू से घुटना हटाया और उस किताब को दे मारा उसकी छाती पर। साथ में एक पत्थर भी उसके सर पर मारा। इससे पहले कि वो बच्चा भाग पाता, उसने इस किताब को उठाया। वो भागने लगा, लेकिन मैंने इसको पकड़ना शुरू कर दिया। ये तगड़ा था। फिर से ये मेरी छाती पर बैठ गया। फिर से मेरी बाजुओं पर घुटने लगा लिए और कहने लगा, अब तो तुम्हें मारना होगा। अब तो तुम्हें ऐसे मारना होगा कि तुम्हारा किसी को सबूत ना मिले, और इसी समय में छोड़ दूंगा तुम्हें। क्या डरना, शुरू से ज्यादा पीछे तो मैं जा नहीं सकता, और भविष्य में कहां से तुम आए हो ये तुम बताना नहीं चाहोगे। उसने मेरा गला घोंटना शुरू कर दिया। आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। सच जान चुका था मैं, केस मानो सुलझा चुका था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। पता था मुझे इससे मैं बच नहीं सकता। अचानक गोली की आवाज आई। उसके सर पर किसी ने गोली चलाई। एक पेड़ के पीछे से कोई था जिसे मैं देख नहीं पाया। वो भाग निकला, लेकिन यह कातिल एक तरफ पड़ा हुआ। मैं खड़ा हो गया। भागा था मैं उस आदमी के पीछे, लेकिन वो कहाँ गया पता नहीं चला। लेकिन जब मैं इस आदमी के पास आया, मैं नहीं चाहता था कि इसकी लाश किसी को मिले, खास तौर पर ये कभी खुद के बारे में जान पाए, वरना ये इतिहास बदल सकता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? इसे बिल्कुल वैसा कत्ल बनाना होगा जैसे यहाँ पर होते आए हैं। मैंने उसकी पीठ के पीछे लोहे की वैसी धातु पाई, जिसे जलाकर इसकी पीठ पर मारूंगा तो वैसे निशान बनेंगे। भले ही मुझे इस पर गुस्सा था, इसीलिए मैं बिल्कुल सही निशान बनाना चाहता था, लेकिन हाथ से बार बार वो गर्म धातु का टुकड़ा फिसलता तो पीठ पर कई निशान बने। इसके कपड़े उतार दिए। मैं नहीं चाहता था कोई देखे इसके कपड़े। फिर इसके चेहरे को जला दिया ताकि ये खुद को इतिहास में पहचान ना पाए, ताकि ये इतिहास को बदल ना पाए। ये मैंने बहुत तेजी के साथ किया, और फिर उसी टाइम मशीन के जरिए मैं वापस आ गया, बिना किसी सबूत के। जिंदा बचकर आया था, लेकिन सवाल मेरे मन में रह गए, जिसे समझने में मुझे 2 दिन का समय लगा था। यानी बचपन में 60 साल पहले जब ये छोटा था तो इस पर किसी ने हमला किया था। ये इसे इतना ही याद रह गया। हमला किसने किया था? इसने खुद भविष्य से खुद उस किताब को छोड़कर मारा था ताकि कोई सबूत ना रह जाए। इसने पत्थर उसके सर पर मारा था ताकि वो बेहोश हो जाए, लेकिन वो बचता हुआ बच्चा किताब लेकर भाग गया। इसका इतिहास, वो बच्चा यही था। इसने खुद को चोट पहुंचाई तो खुद ये कातिल बन गया। जैसा कि डॉक्टर जयप्रकाश ने कहा था, समय एक धारा में बहता चला जाता है। ना सिर्फ इतिहास भविष्य को बदलता है, कभी कभी भविष्य भी इतिहास को बदलता है। और जो सबसे पहली लाश मिली थी, वो लाश असल में कातिल की थी, जिसे किसी ने गोली से मारा, लेकिन सबूत मिटाने के लिए उसका चेहरा मैंने जलाया, पीठ पर कई निशान मैंने बनाए। लेकिन मैं ये जान नहीं पाया कौन था वो जिसने इसके सर पर गोली मारी थी। वो कौन था? क्या कोई और भी ये सच जानता है जिसने मेरी मदद की? अब कातिल को कुछ पता नहीं लग पाएगा, और ना मैं इतिहास को दोबारा बदलना चाहूंगा। दोबारा शायद कोई कत्ल नहीं होगा, क्योंकि कातिल इतिहास में मारा जा चुका है। अगले कई दिनों तक मैं उस मशीन को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता था, लेकिन इससे भी भविष्य में बदलाव आते, और शायद वो कातिल पीछे आकर ये बदलने की कोशिश करता तो छेड़खानी कर नहीं सकता था। लेकिन एक बार जानना चाहता था मेरी मदद किसने की। इसीलिए दोबारा इतिहास में जाने का निर्णय मैंने 4 महीने बाद लिया था। दोबारा उस मशीन का इस्तेमाल करके 60 साल पीछे गया मैं, ये देखने के लिए कौन था जिसने गोली चलाई थी, जिसने मुझे बचाया था। वो कौन था? पेड़ के पास छिप गया मैं। देखा, जब पहली बार मैं यहां पर आया था, ढूंढ रहा था, फिर कातिल ने मुझे पकड़ लिया। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन मैं उस आदमी को देखना चाहता था जिसने मुझे बचाया था। वो मेरी बाजुओं पर घुटने लगाकर मेरे गले को घोंट रहा। एक तरफ से आता हुआ वो बच्चा जो गलती से इस तरफ आ गया, उसने किताब मारी, पत्थर मारा,
उसके सर से खून बह रहा, लेकिन उसने किताब उठा ली। इसी किताब में टाइम मशीन बनाने का तरीका भी था जो इसे खुद को मिला। वो बच्चा तो भाग गया। वहां मैं लेटा हुआ था, मेरे ऊपर कातिल मुझे मारना चाहता था और मेरी आखिरी सांसें चल रही और मेरा शरीर ठंडा होने लगा। मुझे ऐसा लगा ये मुझे मार डालेगा और मैं खत्म हो जाऊंगा, यानी भविष्य में मैं यहां पहुंच ही नहीं पाऊंगा। कोई नहीं आ रहा था, कोई भी नहीं आ रहा था। मुझे खुद को बचाना था, तो मैंने बंदूक निकाली और उस कातिल के सर पर गोली चला दी। उसकी लाश एक तरफ गिरी थी और ऐसा ही तो हुआ था, यानी मैंने भविष्य से आकर खुद को बचाया था। मैं भागा इससे पहले इतिहास वाला मैं खुद को देख पाता, ताकि कुछ बदल ना जाता। दोबारा उस टाइम मशीन के जरिए वापस अपने समय में मैं आ गया। ये केस उसके बाद मैंने खुद क्लोज करने की सोची, क्योंकि सबको मैंने यही कहा, मैं कातिल को ढूंढ नहीं पाया, ताकि इस इतिहास को कभी बदला ना जा सके। भविष्य में किसी समय में वो कातिल गया होगा और यही देखा होगा कि ये केस हमेशा बंद ही रहा, कातिल कभी पकड़ा नहीं जा सका, ताकि ये घटनाएं बिल्कुल वैसी ही होंगी जैसी अब हुई हैं। और डॉक्टर जयप्रकाश की बात भी मैं समझ पाया। हमारा भविष्य भी इतिहास को बदलता है, सिर्फ इतिहास ही भविष्य को नहीं बदलता। और ये मेरी जिंदगी का ऐसा केस था जिसने मेरे दिमाग को घुमा कर रख दिया। आज तक सोच रहा हूं, क्या मैंने कातिल को रोका? क्या मैंने कोई बदलाव लाया, या मैं सिर्फ उसका हिस्सा ही था? जो घटनाएं होनी थी, बस उसका हिस्सा बनकर मैंने उन घटनाओं को होने दिया। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। अगर आपके पास इसका जवाब है तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन इसकी जानकारी उस कातिल तक कभी पहुंचनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने भले ही उसे इतिहास में मारा है, लेकिन भविष्य की हर जानकारी वो दोबारा जान सकता है, शायद बदल भी सकता हो। ध्यान रखिएगा।